अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन का चैप्टर। रिस्पायरेशन की इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। रिस्पायरेशन की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच सेल्स use the inhaled oxygen to break down the sugar or food molecules and obtain energy. Carbon dioxide and water produced in the process are exhaled out to environment. डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर देते हैं, जो हमारे लंग्स में चला जाता है, लंग्स से कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वही ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सेल्स में पहुंचकर फिर वहां पर सेल्स के अंदर मौजूद होता है ग्लूकोज या शुगर्स वगैरह मौजूद होते हैं। इस शुगर के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो इंटरेक्शन करता है, रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीजन शुगर्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में मौजूद होती है। इस प्रोसेस में जिस तरह के लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ब्लड के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स के ज़रिए हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा स्केच मैंने बनाया है, इसको अगर आप देखें तो फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर, जो हम खुराक खा लेते हैं वो डाइजेस्ट होकर सेल्स तक पहुंच जाता है। यही फूड जो है ये कैसे डाइजेस्ट होता है, इस स्केच को अगर हम देख लें तो फूड जो है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, स्मॉल फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चला जाता है और वो ब्लड के ज़रिए सेल्स तक पहुंच जाता है। सेल्स में ये ग्लूकोज की शक्ल में मौजूद होता है। फिर सेल्स में जिस तरह हमने पहले बयान किया कि ऑक्सीजन भी सेल्स तक पहुंच जाता है, ये फूड भी ग्लूकोज की शक्ल में जो होता है वो भी सेल्स तक पहुंच जाता है। यहाँ सेल में पहुंचकर ये फिर रिस्पायरेशन का अमल होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं। उस सेलुलर रिस्पायरेशन के होने के बाद एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। यही एनर्जी क्या होती है, यही एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अलावा रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस जो है, जो भी प्रोसेसेस हम डेली बेसिस पे करते हैं उसमें ये एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब हम आते हैं रिस्पायरेशन के टाइप्स या कुछ काइंड्स की तरफ। इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन मौजूद है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये वो रिस्पायरेशन है जो कि एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसेस का जो तबादला होता है या जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है उसको हम कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म के लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान में गैसेस का तबादला होता है। जिस तरह हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म में लंग्स नहीं होते, वहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिज्म में ट्रेकिया मौजूद होता है जो कि यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इंटरनल या सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच जाते हैं तो सेलुलर लेवल पर जो रिएक्शन होता है, जो एक्चुअल रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी या एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम इंटरनल या सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब हम आते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। प्रोकैरियोट्स जैसा कि हमारे साथ बैक्टीरिया और आर्किया है। इसके अलावा ये ह्यूमन मसल्स में भी होता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या मतलब मसल्स को, हमारे जिस्म के मसल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे जिस्म के लिए
कम पड़ जाती है, जो हम इनहेलेशन करते हैं वो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो हमारे जिस्म में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे मसल्स में स्टार्ट हो जाता है। और उस रिस्पायरेशन में, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो एनाएरोबिकली रिस्पायरेशन कर देता है और इसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और इसके साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विदाउट ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन या O2 ऑक्सीजन गैस की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस हो सकता है। तो ये ऐसे रिस्पायरेशन है, ऐसा रिस्पायरेशन है, ये ऐसा रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती। ये विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन याद रहे कि ये एनर्जी स्मॉल अमाउंट में होती है, कम मकदार में होती है। इसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन इट इज़ द एक्चुअल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है और हमारे साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। इट अकर्स इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हायर एनिमल और प्लांट में ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा इट प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी की शक्ल में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। आते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म, सिंपल ऑर्गेनिज़म और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म में रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म और पाथवे क्या हो सकता है। तो सिंपल जो ऑर्गेनिज़म है हमारे साथ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म है जो पानी में रहते हैं, मतलब नाइडेरियंस है या फ्लैट वर्म्स है। नाइडेरियन जिसमें एग्जांपल हमारे साथ जेलीफिश और सी एनीमोन वगैरह है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इसकी वजह यह है कि ये ऑर्गेनिज़म, इनमें चूँकि नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो कम होते हैं, या इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म को अगर हम देख लें, जिस तरह मतलब क्लेमिडोमोनास वगैरह है या अमीबा वगैरह है, तो वो एक सेल से बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो कि जेलीफिश और सी एनीमोन है, इनमें भी ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और उसकी वजह है कि क्योंकि इनके सेल्स कम तादाद में होते हैं और वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होते हैं और उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस इजीली हो जाता है। लिहाजा उनमें सिंपल ऑर्गेनिज़म में डिफ्यूजन के ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म में क्या होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म मसलन ह्यूमंस और अदर मैमल्स जो है, इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन पासिस थ्रू वेल डेवलप रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड रीचेस टू द लंग्स। जिस तरह ह्यूमंस है या मैमल है, देगर मैमल्स हैं, ममालिया जानवर है, उनमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है, एक प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। जिस तरह हमारा नोज़ है, फिर ट्रैकिया है, इस तरह लंग्स है, और लंग्स के बाद फिर सर्कुलेशन थ्रू ब्लड जो है वो ऑक्सीजन आगे जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक से गुजर कर ऑक्सीजन फिर लंग्स तक पहुंच जाता है, और इसी तरह फिर सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेसेस क्या है और इसके रिस्पायरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी सरफेस की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं कि द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट टेक प्लेस। ऐसा सरफेस, ऐसा एरिया एक जानदार के जिस्म का वो हिस्सा जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जिसमें एक जानदार के जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। एनवायरनमेंट से जो गैसेस आते हैं और एनवायरनमेंट को जो गैसेस सप्लाई होते हैं या एक्सहेल होते हैं, वो किस जगह पर होता है, किस रीजन पर होता है, उस एरिया को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेटरी जो सरफेस है वो डिफरेंट होता है। मतलब ह्यूमन को अगर हम ले लें या मैमल्स को देख ले तो उनमें लंग्स मौजूद है, फेफड़े मौजूद है जिनमें अल्वियोलाई होते हैं, और वो पॉइंट है, वो रीजन है, वो यूनिट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द अल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज।
दूसरी जो है हमारे साथ सेकंड नंबर पर गिल्स है। गिल्स अमूमन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिस तरह फ़िश है हमारे साथ, फ़िशेस में गिल्स मौजूद होते हैं और अपरकुलम के नीचे फ़िश के अपरकुलम होते हैं जो कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। उसको अगर आप हटाएं तो वहाँ पर रेडिश कलर के गिल्स नज़र आएंगे। उन गिल्स का काम ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो वाटर से एब्ज़ॉर्ब होता है। गिल्स में ऑक्सीजन वाटर से एब्ज़ॉर्ब होता है और ब्लड को सप्लाई होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म में स्किन के ज़रिए भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सकता है और इसको हम स्किन को भी रिस्पायरेटरी सरफेस कह सकते हैं। मतलब जो हमारे साथ एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स है, हाइबरनेशन करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीज़न। विंटर सीज़न के दौरान ये फ्रॉग्स वगैरह जो है वो स्किन के ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए वो अपनी रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं और स्किन जो है उस टाइम रिस्पायरेटरी सरफेस वो कहलाती है। इसके अलावा लीव्स जो है, प्लांट्स, तमाम किस्म के जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं हमारे साथ जो कि जिनमें लीव्स मौजूद होते हैं। तमाम किस्म के प्लांट्स में हायर प्लांट जिनमें लीव्स मौजूद होते हैं, तो लीव्स यहाँ पर एक्ट करती है एज अ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो रिस्पायरेटरी सरफेस की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होने चाहिए रिस्पायरेटरी सरफेस के जो कि एक रिस्पायरेटरी सरफेस को बेहतर बनाती है और वो गैसेस एक्सचेंज वहाँ पर आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो रिस्पायरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए और परमिएबल होनी चाहिए। मॉइस्ट एंड परमिएबल। मॉइस्ट यानी वो वहाँ पर नमी होनी चाहिए, वो नमदार होना चाहिए, और परमिएबल वो नफूज, काबिल नफूज होना चाहिए, वो मसामदार होनी चाहिए ताकि गैसेस जो है वो उस सरफेस से इन और आउट जो है वो आसानी से हो सके। जिस तरह अगर हम देख ले तो लीव्स के सरफेस को अगर हम देख ले तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है। इसके अलावा हमारे जो लंग्स और अल्वियोलाई है वहाँ पर भी नमी होती है और ये परमिएबल होते हैं। इनमें मसाम होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनमें गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस हो सकता है। जिस तरह लीव्स में अगर हम देख ले तो वहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो ये मसामदार होने चाहिए, इनमें पोर्स होने चाहिए, इनमें स्टोमेटा होने चाहिए और ये मॉइस्ट होनी चाहिए। जिस तरह विंटर में अगर आप देख ले तो फ्रॉग जो है विंटर में अगर आपने कहीं देखा हो तो बाज़ औक़ात ज़मीन के अंदर ये हाइबरनेट कर देते हैं ये फ्रॉग्स वग़ैरह, और वहाँ पर अगर विंटर सीज़न में अगर आप उनको कहीं पे देख ले तो इनके स्किन मॉइस्ट होंगे बिल्कुल। इसी वजह से ये जो है स्किन जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस है। सेकंड नंबर पर हमारे साथ है थिन। ये रिस्पायरेटरी सरफेस हमारे साथ थिन होगी, 1 मिलीमीटर और लेस। 1 मिलीमीटर इनके थिकनेस होनी चाहिए या इससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा वो मोटी होगी तो फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो एफिशिएंट डिफ्यूजन होने के लिए 1 मिलीमीटर या उससे कम मोटाई वाला रिस्पायरेटरी सरफेस बेहतरीन होता है। नंबर 3 पॉइंट हमारे साथ क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्ज होने चाहिए। मतलब हम अगर ट्री को देख ले तो ट्री का तन्ना बहुत मुख्तसर सी जगह में मौजूद होती है और ऊपर जाती है, लेकिन जब ब्रांचेस और लीव्स को अगर हम देख ले तो वो स्प्रेड एक वसी जो है स्प्रेडिंग कंडीशन में होती है, वो जो है फैली हुई होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया दरकार होता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सरफेस लार्ज सरफेस एरिया पे कवर होने चाहिए। इसी तरह अगर हम लंग्स को अपने देख ले तो ये अल्वियोलाई जो है ये अगर हम स्प्रेड कर दे, कहते हैं इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर हम एक लंग्स के ये अल्वियोलाई को ओपनली फैला दे तो ये एक टेनिस कोर्ट के जितनी जो है एरिया घेर लेगी, मतलब ये इतनी स्प्रेड हो सकती है। तो लार्ज सरफेस एरिया जो है ये डिफ्यूजन के लिए, रिस्पिरेटरी सरफेस के लिए जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए ये ज़रूरी है, सो दैट सफिशिएंट गैसेस कैन बी एक्सचेंज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है उनका इन आउट जो है वो हो सके। नंबर 4 पॉइंट जो है गुड ब्लड सप्लाई। यहाँ पर ब्लड विसल होने चाहिए, रिस्पिरेटरी सरफेस के करीब वहाँ पर ब्लड विसल की सप्लाई होनी चाहिए, ताकि कैपिलरीज होनी चाहिए वहाँ पर, जो कि स्मॉल वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है हमारे साथ,
उनमें ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को हासिल कर सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बना है वो रिस्पायरेटरी सरफेस को प्रोवाइड कर सके। या इस नंबर 5 पॉइंट हमारे साथ जो है वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड एंड गैसेस आसानी से हो सके फॉर स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, के वहाँ पर इन एंड आउट ब्लड और गैसेस की इन और आउट जो है वो आसानी से हो, जहाँ पर हवा की गुजरगाह भी हो, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी हो, ब्लड की इन आउट भी हो, ताकि वहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन आसानी से हो सके। तो वेंटिलेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए इस प्रोसेस के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है रिस्पायरेटरी सरफेस के, और ये इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का, रिस्पायरेशन चैप्टर का। आने वाले टॉपिक्स में हम मज़ीद रिस्पायरेशन के टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।